हेलो स्टूडेंट, आई एम कैलाश स्टूडेंट। तो अभी अपन कोरोना की महामारी को देखते हुए कुछ ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं अपने फिजिक्स की। तो पहले सीनियर के टॉपिक शुरू करते हैं ताकि अपने जो टाइम है उसका सदुपयोग हो सके। आप घर में बैठे बोर होते होंगे, इसलिए मैं आज फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ आप। तो सबसे पहला चैप्टर अपने लेके चल रहे हैं स्थिर वैद्युत की, इलेक्ट्रो और स्टैटिक, स्थिर वैद्युत की। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले अपने इस चैप्टर की मीनिंग जानेंगे। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किस हिसाब से क्वेश्चन बोर्ड में आता है, किस हिसाब से कंप्यूटेशन में क्वेश्चन उठेगा। तो सबसे पहले अपने स्थिर वैद्युति का मीनिंग समझेंगे, इसमें है क्या। तो सबसे पहले इसमें देखा जाए स्थिर, तो ये तो कॉमन शब्द है अपना जो हम देखते हैं, रुका हुआ यानी रेस्ट बोलेंगे जिनको। वैद्युत की का मतलब होता है अपना सीधा सीधा वैद्युत का संबंध कनेक्शन होगा किसी चार्ज से यानी आवेश से। तो रुका हुआ आवेश, इसका सीधा सा मीनिंग ये हुआ। इसका मतलब हुआ कि इसकी डेफिनेशन बनाया जाए इस चैप्टर की, इस यूनिट की। तो हम ये कहेंगे कि रुके हुए आवेश से संदर्भ में जितनी भी घटनाएं, जितने भी क्षेत्र जो बनेंगे उससे संबंधित जो भी घटनाओं का क्या करेंगे, एक के बाद यानी क्रमबद्ध क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, वो अपने लिए क्या कहलाएगी, स्थिर वैद्युत की कहलाएगी। अब यहाँ से एक शब्द आता है अपने, वैसे हम जानते हैं लेकिन फिर भी हम एक काम देखते हैं कि आवेश क्या है, चार्ज क्या है, आवेश की उत्पत्ति किस हिसाब से हुई, कैसे पता चला कि आवेश कहाँ से आया है, आवेश रियल में है कैसे, और उत्पन्न कैसे किया जाता है। तो हम ये देखते हैं कि इस आवेश का शब्द सबसे पहले आवेश के बारे में संदर्भ में बताया था थेल्स नाम साइंटिस्ट ने। और थेल्स ने कब बताया था, कहीं आज से करीबन 2500 वर्ष पूर्व थेल्स ने बताया था कि आवेश क्या किया उसने, एम्बर लिया, ये एक पदार्थ है आपका, एम्बर को ऐसे भी लिखा जाता है एम्बर, और साथ में लिया ऊन और एम्बर को आपस में रगड़ के देखा, और रगड़ने से क्या हुआ, इस पदार्थ में एक विशेष गुण आ जाता है, और उस विशेष गुण को क्या बोला गया था, आवेश नाम दिया। आवेश दिया कि था किसने, उसके आवेश के बारे में डिटेल से बताया था वो फ्रैंकलिन ने बताया था। किसने बताया था, फ्रैंकलिन ने भी अलग अलग प्रयोग किए थे और फिर ये आवेश नाम दिया था। फ्रैंकलिन ने ये भी कहा था कि आवेश रियल में दो प्रकार के होते हैं आपके, एक धनावेश आवेश होता है और एक ऋणावेश आवेश होता है। दो प्रकार के आवेश होते हैं। तो दोनों प्रकार के आवेश, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश, दो प्रकार के आवेश उसने बताए थे। इनकी वैल्यू भी बताई गई थी एक के बाद एक। और एम्बर और ऊन, इसके बारे में क्या डिटेल से बात हुई थी, तो उसके बारे में हम एक के बाद एक बात करते हैं। तो इसमें क्या कि दोनों से रगड़ने से आपको पता है कि कोई भी दो पदार्थ को आपस में जब रगड़ा जाता है तो रगड़ने से क्या होगा, वहां पे हीट उत्पन्न होगी, अर्थात यूं कहें कि क्या उत्पन्न होगी, आपकी ऊष्मा उत्पन्न होगी। और रियल में हम पहले से जानते हैं कि इस ऊष्मा का मतलब किससे कनेक्शन है, इस ऊर्जा से कनेक्शन है। तो जो हीट लेके और इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हो जाते हैं। इसी प्रकार से आप ये बोल सकते हो, जैसे रबड़ है आपका, रबड़ और प्लस अपने पास ले ले बाल, तो इनको भी किया जाए तो भी ये दोनों आपस में आवेशित हो जाते हैं। इसी प्रकार से एबोनाइट छड़ व बिल्ली की खाल, इनको भी आपस में रगड़ा जाए तो भी ये दोनों पदार्थ आपस में क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। तो आपने ये इतनी बातें की कि आवेश का संदर्भ है क्या। ये आवेश एक तरह से चार्ज यानी पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करें तो इस आवेश की डेफिनेशन कैसे दोगे कि पदार्थ का वह गुण जो किसी अन्य पदार्थ को अपनी ओर क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है, उसे हम क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। जैसे आप छोटी क्लासों में क्या करते थे, स्केल लेते थे, बाल पे रगड़ते थे, स्केल को बाल पे रगड़ते थे, तो रगड़ने के बाद जैसे अपन कोई कागज के टुकड़े के पास लेके जाते थे, हल्के कागज के टुकड़ों के पास लेके जाते थे, तो कागज के टुकड़े उस स्केल की ओर क्या हो जाते थे, आकर्षित हो जाते थे। और जो आकर्षित होता है वही आपके लिए क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। वो भी आपके लिए क्या कहलाता था, इस आवेश कहलाता था। तो आपने पास सीधी सी वैल्यू होगी, ये आवेश के बारे में थेल्स ने बताया, फ्रैंकलिन ने बताया। तो ये यहाँ से क्वेश्चन उठने के चांस कम,
आपको इतना होना चाहिए कि दो पदार्थ को आपस में रगड़ा जाता है तो वहां से एक अलग गुण आ जाता है जो कि हल्के वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करने का गुण रखता है। उसे हम क्या कहेंगे, आवेश नाम देंगे। अब रही बात ये चीजें होने के बाद आवेश का वैल्यू भी कितना होता है वो भी बात करेंगे। याद रखना ये कुछ एग्जाम्पल है आपके, जैसे एम्बर ऊन हो गया, अभी आपको पता है एबोनाइट छड़, कांच की छड़ हो गया, बिल्ली की खाल होगी, ये आपस में पदार्थ है, उन्हीं को रगड़ने से ही ये गुण आता है। तो ये अपने पास एक विशेष गुण हो गया जो कि पदार्थ का है जिसे आवेश नाम दिया गया। आवेश के बारे में आगे डिटेल से बात करें तो आवेश की वैल्यू की बात करें तो हमने अभी भी कहा कि आवेश दो प्रकार के, एक धनावेश आवेश था, दूसरा आवेश ऋणावेश आवेश था। इनकी वैल्यू की बात करें तो इनकी वैल्यू होती 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और इसकी 1.6 इंटू 10 की पावर -19। आवेश का मात्रक की बात करें, एमकेएस पद्धति की बात करें या मात्रक की बात करें तो इसके बारे में जो इसका यूनिट देने वाला साइंटिस्ट था उसका नाम हुआ कूलाम। कूलाम को व्यक्त किया जाता है कैपिटल सी से। इसका मतलब धन आवेश होगा तो +1.6 इंटू 10 की पावर -90 कूलाम सी, अर्थात इसका भी कितना आ जाएगा सी। ऋण आवेश होगा तो नेगेटिव चिन्ह, धन होगा तो पॉजिटिव चिन्ह। ये आवेश से संदर्भ बात है। तो मात्रक हो गया कूलाम। इस कूलाम को ही हम डिटेल से पढ़ सकते हैं। कूलाम का मतलब हमने ये कहा था कि 10th क्लास में हम पढ़े थे विद्युत धारा। विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का मतलब क्या है भाई, अपन देखते थे सिंपल सी परिभाषा बोलते थे कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है, जबकि डेफिनेशन ये नहीं थी। डेफिनेशन ये कि धारा विद्युत धारा की किसमें प्रवाहित होगी, विद्युत धारा जो प्रवाहित होगी वो आपकी सीधी सीधी बात करें तो चालकों में ओम के नियम के अकॉर्डिंग प्रवाहित होगी। तो हम ये कहेंगे किसी चालक की एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में से प्रवाहित होने वाले नेट आवेश अर्थात कुल आवेश की दर क्या कहलाएगी, आपकी विद्युत धारा। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे नेट आवेश बटा समय क्या कहलाएगी, आपकी विद्युत धारा। आवेश को व्यक्त करते हैं क्यू से, समय टाइम ऑफ टी, करंट को व्यक्त करते आई से। तो इसका मतलब इस आई का मात्रक हम पहले से जानते हैं कि विद्युत धारा के बारे में किस साइंटिस्ट ने बताया था, एम्पियर ने बताया था। ए यानी वो सातों में से एक था एम्पियर। तो ए इसका सी, कूलाम का सी और टाइम ऑफ टी का सेकंड, तो सी बराबर हो गया ए गुणा एस। ये इस कूलाम का मात्रक आ चुका है। अब इसके साथ हम इसकी बात कर लें वीमा की, डायमेंशन की। तो वीमा के बारे में आपको भली बात पता है, 11th में हम पढ़ के आए हैं। इसमें वीमा लिखने से पहले एम इसमें कितना है, ये वीमे वैसे सूत्र या वीमे समीकरण की बात होती है। एम कितना है आपका, केजी है क्या, नहीं है तो केजी 0 आ जाएगा। लेंथ मीटर कहीं है क्या, नहीं है तो एल 0 आ जाएगा। इसी के साथ सेकेंड टाइम ऑफ टी है, टी 1 है, ए एम्पियर है तो A1। तो आप सीधा सा याद रखोगे कि कूलाम की वीमा क्या होती है, ए टी की पावर 1 ए की पावर 1। तो ये तो होगा सिंपल सी बात। अब आता है दूसरी बात इसका कि सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है। तो सीजीएस पद्धति में जब बात करेंगे तो इसका होगा स्टेट कूलाम। क्या होगा आपका, स्टेट कूलाम मात्रक होगा, स्टेट कूलाम होगा, जिसको एससी से व्यक्त कर सकते हो, स्टेट कूलाम। या इसको बोलते हैं फ्रैंकलिन, क्या बोलेंगे आप, फ्रैंकलिन मात्रक होगा आपका। या इसको दूसरे मात्रक की बात करें, हाँ अब तीसरी बात होती है इसमें जो क्वेश्चन होता है वो देख लीजिए कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फेराडे। क्या होता है आपका, फेराडे। एक होता है फेरेट, एक होता है फेराडे। तो फेराडे आवेश का सबसे बड़ा यूनिट है, सबसे बड़ा मात्रक है। और आवेश तो एक फेराडे बराबर कितने कूलाम होते, तो आपको याद रखना है 96500 कूलाम, यानी ये आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है। अब हम इसके बाद में ये डिटेल से बात करते हैं। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा है, स्थिर विद्युत की परिभाषा यानी रुके हुए आवेश के संदर्भ में
जितनी भी घटनाएं या जो क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका जो अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, स्थिर वैद्युतिकी कहेंगे। फिर आवेश किस प्रकार से उत्पन्न हुआ था, किसने, थेल्स ने बताया था, फिर फ्रैंकलिन ने बताया था, यूनिट किसने दिया, कूलॉम ने दिया। इसलिए आवेश कितने प्रकार, दो प्रकार के, किस प्रकार उस पर चार्ज होता है, उसकी मात्रा कैसे निकालते, उसकी भीमा कैसे निकालते, सीजिस पद्धति में क्या मात्रक होता है, सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है। तो ये हो गई इतनी बातें। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं आवेश संदर्भ में। अब ये क्वेश्चन उठता होगा आपके दिमाग में कि आवेश सर कैसे पता चला कि इसमें आवेश आया है, या आवेश उत्पन्न के कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। उनका भी अपन एक के बाद एक सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप मुझे एक बात बताइए कि एक परमाणु आपके पास, तो सबसे सेंटर में कौन होगा, आपका नाभिक होगा। तो नाभिक, और इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाएं होगी, और उन विभिन्न कक्षाओं में कौन चक्कर काटते रहता है, आपका इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता रहता है। तो सबसे पहले मान लीजिए इसमें सबसे निकटवर्ती कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी वाले 8 इलेक्ट्रॉन या 6 इलेक्ट्रॉन जो भी है वो आपने मान ली, और सबसे बाहरी वाले 1 इलेक्ट्रॉन मान के चलता हूँ, ये कोई भी परमाणु। अब ये परमाणु जैसे ही पड़ा है तो ये विद्युत रूप से कैसा है, आपका उदासीन है। विद्युत कैसा है, उदासीन, अर्थात यूं कहूं कि इस पे नेट चार्ज कितना है, आपका कुल आवेश कितना है, 0 है। इसी प्रकार से मैं दूसरा लेके चलता हूँ आइटम, ये सेम याद में दूसरा आइटम लिया, और इसमें भी ये इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ ले लिया आपके, ये दूसरा आइटम लिया, इसमें भी नेट आवेश कितना है, 0 आवेश है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आवेश किस प्रकार से उत्पन्न किए जाते हैं। तो हमने ये कहा था कि इन दोनों पदार्थों परमाणु को आपस में रगड़ेंगे, तो जैसे ही आप रगड़ना शुरू करोगे तो यहाँ क्या उत्पन्न होगी, आपकी ऊष्मा उत्पन्न होगी। ऊष्मा का मतलब क्या उत्पन्न होगी, आपकी ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो आप मुझे बताइए, नाभिक के सबसे निकट वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनको हम निकाल नहीं सकते, क्यों, कि नाभिक और इस इलेक्ट्रॉन की जो कक्षाओं के बीच की दूरी है वो जितनी कम होगी तो इनके बीच उतना ही क्या होगा, आकर्षण बल परबल होगा। क्या होगा, परबल होगा। इसका मतलब हुआ कि नाभिक के निकट वाली जो है अपना कक्षा है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उनको हम बाहर नहीं निकाल सकते। तो इन इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकते बाहर, इसका मतलब कौन से निकाल सकते हैं, जो नाभिक से बहुत ज्यादा क्या हो, दूरी पर हो। तो जितनी ज्यादा दूरी पर इलेक्ट्रॉन होंगे उनको आसानी से निकाला जा सकता है। इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन को कौन सा इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजक या बाह्यतम कक्षा इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, बाह्यतम कक्षा इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो सबसे बाहर होता है, जिस पर नाभिक का आकर्षण बल सबसे क्या होता है, कम। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये रगड़ने से ये जो एनर्जी उत्पन्न होगी वो ऊर्जा ये इलेक्ट्रॉन लेगा, और लेने के बाद इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर होने वाला स्थानांतरित हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। यहाँ आने का मतलब हुआ क्या, तो ध्यान से सुनना। जैसे ही आपने इसको रगड़ने से ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ली, ऊर्जा लेने के बाद यहाँ से छोड़ के यहाँ चला गया। इसका मतलब जहाँ से इलेक्ट्रॉन ने जगह छोड़ी है, छोड़ने का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। और जैसे आप सब जानते हो कि जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होती, उस कमी को हम व्यक्त करते हैं पॉजिटिव से। तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन जगह छोड़ के जाएगा तो वहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, कमी होने का मतलब आप पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जहाँ इलेक्ट्रॉन गया है, जाने का मतलब हुआ कि वहाँ इलेक्ट्रॉन आया है, आने का मतलब इलेक्ट्रॉन में क्या हुई है, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हुई है। और इलेक्ट्रॉन में वृद्धि को किससे व्यक्त करते हैं, अपने ऋण आवेश। इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि आवेश 2 प्रकार के, वस्तु को रगड़ने पर, कोई 2 पदार्थ को रगड़ने पर एक धन आवेशित तो दूसरी ऋण आवेशित हो जाती। इस तरह से इलेक्ट्रॉन के ये होता है क्यों, ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होता है। एक से दूसरे पदार्थ में जाता है तो एक पदार्थ ऋण आवेशित, जहाँ भी इलेक्ट्रॉन आता है वो ऋण आवेशित, और जहाँ से जगह छोड़ के जाता है उसको कहते हैं धन आवेशित। तो आवेश मुख्यतः 2 प्रकार की, ऋण आवेश और धन आवेश। उसके बाद में दूसरी बात करें अपने आगे की बात, तो आगे अपने क्या है, तो ध्यान से सुनेंगे आप। इसके बाद में इस
अब यहाँ से क्वेश्चन उठता है बोर्ड का। बोर्ड का सबसे अच्छा क्वेश्चन यहाँ से उठता है। क्या उठता है तो ध्यान से सुनना। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण का शब्द का मतलब क्या है, कोई लफ्ज में आप समझ सके। आप सबसे पहले तो शब्द को पकड़े क्वांटीकरण। क्वांटीकरण का मतलब होता है आपको किसी का भी आवेश के नहीं, कोई भी भौतिक राशि की बात करें तो भी कि आवेश का क्वांटीकरण क्या है, तो हम ये कहते हैं कि क्वांटीकरण का मतलब होता है कोई भी भौतिक राशि अपने पास उसका सबसे न्यूनतम मान होता है, उसका पूर्ण गुणज, यानी उससे कितने आगे संभव हो सकते हैं वैल्यू वो सभी। तो न्यूनतम वैल्यू का पूर्ण गुणज को क्या कहा जाता है, क्वांटीकरण कहा जाता है। तो आवेश के न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपकी आवेश के न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है, आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। अब आता है क्वांटा। क्वांटा का मतलब होता है कोई भी भौतिक राशि का न्यूनतम मान क्वांटा कहलाता है। तो आवेश का क्वांटा क्या होगा, आवेश का क्वांटा, तो आवेश का न्यूनतम वैल्यू मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 1.6 × 10⁻90 कूलम होता है। तो इसका मतलब आवेश का क्वांटा क्या हुआ, आवेश का क्वांटा यही हो गया कि आवेश का न्यूनतम मान क्वांटा कहलाता है। तो आवेश का न्यूनतम मान क्वांटा कहलाता है। इसका मतलब आवेश का क्वांटा तो ये हो गया। तो क्वांटीकरण क्या हुआ, क्वांटीकरण हुआ इसका पूर्ण गुणज। क्या हुआ, पूर्ण गुणज। तो आवेश Q बराबर ±n गुणा E का वैल्यू ये है ही आपका, और n क्या होगा यार, पूर्णांक संख्या, यानी पूर्ण गुणज बोला है। पूर्ण गुणज का मतलब 1 2 3 ये सभी वैल्यू हो गया, एंड जो इंटीजर होगा 1 2 3 4 ये सभी वैल्यू, क्योंकि इसका मतलब आवेश की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ±E ±2E Q बराबर ±3E, इस प्रकार से ये वैल्यू, और E का वैल्यू आप ये रखते जाओ। इसका मतलब यह समझ आया कि आवेश आंशिक नहीं हो सकता, अर्थात भिन्न नहीं हो सकता। भिन्न का मतलब आवेश कभी भी ये नहीं हो, उसको क्या नहीं हो सकता, जैसे E/2 नहीं हो सकता, E/3 नहीं हो सकता, प्लस माइनस ये सभी वैल्यू नहीं हो सकती। वैसे इनकी खोज चल रही, इनको बोला जाता है क्वार्ट्ज नंबर्स बोले जाते हैं, जो कि अभी इनकी खोज चल रही। तो आप ये कह सकते हो कि सर अभी तक इनकी खोज नहीं हुई, तो ये अपने आवेश के क्वांटीकरण में गिनत नहीं होंगे। आवेश का क्वांटीकरण यहाँ से समझा जाएगा कि आवेश के न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सबसे अच्छा क्वेश्चन, और वो भी कितने नंबर का, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि आवेश के क्वांटीकरण को या फिर आवेश के क्वांटा क्या है, इसे इस संदर्भ में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो ये तो हुआ इसकी डेफिनेशन पे सीधा क्वेश्चन प्रूफ कैसे होता है, तो ये हो गया। यदि इसमें न्यूमेरिकल आता है तो किस प्रकार से आता है, तो वो भी सुन लीजिए आप। तो इसमें क्या कहा गया है, तो सुने आप। जैसे आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 नंबर का बोर्ड में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे मैं क्वेश्चन करके बताता हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे तो आप खुद कर लेंगे। वैसे तो 11th का बेसिक पता है तो हो जाएगा आपसे। क्या था क्वेश्चन कि जैसे नाइट्रोजन का समस्थानिक 14 में कितना आवेश है, या परमाणु कितना आवेश है, तो इससे आवेश गिनत करना। तो आपको सबसे पहले इसमें देखना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन है कितने। इलेक्ट्रॉन का मतलब सीधा सीधा हम जानते हैं कि जेड से कनेक्शन होगा। जेड का मतलब n, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन n, यानी जेड बराबर n, अर्थात इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है वो इस परमाणु क्रमांक से पता चलेगा। कितना है परमाणु क्रमांक जेड, ये तो जेड होता है परमाणु क्रमांक, और ये होती द्रव्यमान संख्या, जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग होता है। तो आपको ये देखना है जेड, तो जेड कितना है इसका 7, तो मैं यहाँ जेड बराबर कितना कर दूंगा, आपका 7 कर दूंगा। तो जेड बराबर हो गया 7। अब हम इसमें कुल आवेश देखना है, तो आवेश कितना होगा। आवेश हम जानते हैं कि क्यू बराबर, किसी भी बॉडी पे आवेश कितना होता है क्यू, और क्यू कितना होता है आप जानते हो कि सर प्लस माइनस एन गुणा ई होता है। एन गुणा ई होता है, इसका मतलब प्लस माइनस, ये इसका मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो बोलिए
एन या जेड अपने पास कितना है 7, तो 7 इंटू ई कितना अपने पास पहले से जानते ही 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इसका मतलब नाइट्रोजन के इस समस्थानिक पर कुल आवेश कितना होगा 7 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो ये क्यू का कुल मान अर्थात नाइट्रोजन पे इतना आवेश। तो आपके लिए दूसरा क्वेश्चन मैं छोड़ता हूँ जो आपको करना है। ऑक्सीजन के लिए बात कर ले तो अपने पास 8 के लेके चले, तो ये हो गया आपके सवाल। दूसरा आपके इस पे ही आपको बात करनी, किस पे, मान लीजिए 17 पे। दूसरे अपने पास तीसरी ये लिथियम पे ले लेते हैं, अपने पास लिथियम पे। इन पे सभी पे आपको टोटल चार्ज याद करना है घर पे, प्रैक्टिस करके देखना, हो जाएगा। नहीं हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं दोबारा इसका सॉल्यूशन करके आपको बता दूंगा। फिर आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी इस पे 2 क्वेश्चन बने क्वांटीकरण पे। तो अब तीसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, तो ध्यान से सुने। तीसरा क्वेश्चन बोर्ड यूं पूछ सकती है, क्या पूछ सकती, तो ध्यान से सुनना आप क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन कि मान लीजिए क्या कहा, यदि किसी वस्तु या पदार्थ पर या परमाणु पर आवेश मान लीजिए 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम है, तो बताइए कितने इलेक्ट्रॉन हो, तो बताइए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आपसे क्वेश्चन क्या किया गया, ध्यान से सुनना। पिछले में आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या देख के कुल आवेश पूछा था। अब कुल आवेश देकर आपसे क्या पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा जा रहा है। तो ध्यान से देखना, इसमें सबसे पहले क्या किया गया, आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, कुल आवेश क्यों दिया गया है 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम दिया गया है। एन आपसे पूछा गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई आप पहले से जानते हो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो ये आप सब कुछ जानते हो 90 कूलम, ये अपन पहले से जानते हैं। तो आवेश से क्वांटीकरण एन बराबर प्लस माइनस एन गुणा ई। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी, इसका मतलब ऋण आवेश होगा, या वो संख्या तो उसका धन और ऋण से कोई मतलब नहीं होगा, फिर भी हम प्लस माइनस लगा देते हैं। ये लीजिए, तो क्यू अपने पास कितना 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम प्लस माइनस एन इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। तो 19 से 19 तो गया, तो एन बराबर अपने पास कितना आ गया 3.2 बाई 1.6। तो अपन पॉइंट टू पॉइंट हट जाएगा, इसमें इसको डिवाइड कर देंगे, तो 16 का 2 का 32। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई आपके पास 2 आ चुकी। इसका मतलब इतना यदि किसी वस्तु पे आवेश है तो उस पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आपके, n बराबर 2 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो ये संख्या है, तो संख्या आपको पता प्लस माइनस कोई महत्व नहीं, आपको इतना है, ये प्लस माइनस लगते तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये तो एक वैल्यू बता रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन है, हम ये कह देंगे सर इलेक्ट्रॉन है आपके 2। उसके बाद अपन बात चले आगे, इस पे एक क्वेश्चन और बढ़ता, वो भी आप सुन लीजिए। जैसे ये क्वेश्चन सेम ही है आपका, ये सेम ही क्वेश्चन, सेम में क्या है, यहां से मैं कुछ वैल्यू चेंज क्या कर रहा हूं, यहां मैंने कर दिया मान ले 3.4 इंटू 10⁻19 कूलम, तब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी वो आपको देखनी। तो अपन वापिस चलते हैं, दिया क्या है अपने पास, दिया अपने पास कुल नेट आवेश दिया गया है 3.4 इंटू 10⁻19 कूलम। उसी के साथ आपको एन इसने ज्ञात करने के लिए कहा है, ई की वैल्यू हम जानते हैं ये होगी। तो हम आवेश के क्वांटीकरण की परिभाषा से, आवेश के किसकी परिभाषा से, आवेश के क्वांटीकरण की परिभाषा से, तो परिभाषा से हम क्या कहेंगे कि Q बराबर अपन जानते प्लस माइनस n गुणा ई। तो Q आपको 3.4 इंटू 10⁻19 बराबर प्लस माइनस n, जो की वैल्यू ज्ञात करनी, ई की वैल्यू हम ये रख देंगे -6 कूलम। तो ये n सी कूलम, सी से सी भी मात्रक था वो भी कट जाएगा, 90 से 19 कट जाएंगे। तो n बराबर आ गया 3.4 इंटू 3.4 बाई 1.6, पॉइंट टू पॉइंट कटा, तो इसमें वैल्यू आएगी 2 पॉइंट, पीछे बच गया 1, तो 2.1 समथिंग कुछ आएगी। तो अपन क्या कह सकते हैं भाई कि आवेश कोई टुकड़े में तो हो नहीं सकता भाई, अपन ये थोड़ी कह सकते
कि आवेश 2.1 है, आवेशों की संख्या अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2.1 नहीं बोल सकते। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2.1 पॉसिबल है ही नहीं। क्यों? ये तो नहीं कह सकते ना कि एक दो इलेक्ट्रॉन और एक थोड़ा टुकड़ा है और वो कितना है 0.1, ऐसा है नहीं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये तो पॉसिबल है नहीं, तो 2.1 इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकते, अर्थात 2 से थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रॉन, इसका कोई मीनिंग नहीं, ये मीनिंगलेस। इसलिए आपको यदि ऑप्शन में मिले 2, यदि कंप्यूटेशन की बात करें, और नन नहीं मिले, नन मिले तो नन जाएगा, और नन नहीं मिले तो हम यदि पूर्ण संख्या में आंसर, तो इसका आंसर गिना जाएगा कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, आपके 2 इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। ये नहीं कह सकते ये है नहीं, लेकिन 2 है। लेकिन यदि ऑप्शन में नहीं मिले, आपको करेक्ट आंसर नहीं हो या नन हो तब तो नन जाएगा, नन नहीं हो तो आंसर इसका कितना जाएगा, आपका 2 जाएगा। इसी के साथ दूसरा टॉपिक फिर आगे लेके चलते। ये आवेश के क्वांटीकरण पे 3 क्वेश्चन ही बनते हैं मोस्टली। वैसे तो ये तो क्वेश्चन सेम ही था। तो पहला क्वेश्चन क्या था, आवेश के क्वांटीकरण और क्वांटा क्या है। उसके बाद में आपको परमाणु दे रखा, उसमें कुल आवेश पूछ सकता है, या कुल आवेश देके और ये अपने पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सी संख्या देके कौन सी संख्या पूछ सकता है। अब इसमें ये क्वेश्चन अभी जो बताया था, कई बार कंप्यूटेशन इसको आप गलत कर देते हो। क्या कि मैंने अभी कुल आवेश दिया ना, तो कुल आवेश हो सकता है वो आपको ये दे दे कितना कि -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम देते। तो अपने पास n आपको पूछ ले और e आप जानते ही हो, तो अपन क्यों बराबर क्या करते, प्लस माइनस n गुणा e करते हैं। तो कुल आवेश नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ चिन्ह कैसे लेके चलना पड़ेगा, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव कुल आवेश ऋणात्मक है और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे, -3.2 इंटू 10⁻⁻19 माइनस n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 90 से 90 के अलावा गुलाम का गुलाम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो n बराबर कितना आ जाएगा, 3.2 बाई 1.6 बराबर n बराबर कितना आ जाएगा, 2। तो ये नंबर है, तो ये पॉजिटिव। और याद रखना नंबर का कोई मात्रक नहीं होता, इसलिए मात्रक हीन होगा, क्योंकि मात्रक संख्या का कोई मात्रक नहीं होता, इसलिए यहाँ 2 आ गया। तो ये सीधा, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, एक के बाद एक ध्यान रखोगे तो हो जाएगा आपसे। कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन ऐसा नहीं बनता कि आप सोचने लग जाओ हो गई। वैसे आवेश के क्वांटीकरण की परिभाषा याद रखोगे, और मैं एक बार वो रिपीट कर देता हूँ कि आवेश के न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज, अर्थात कोई भी बॉडी में होगा तो आवेश होगा वो एक पूर्ण संख्या में होगा, जैसे 1 2 3 4 5 इस प्रकार से होगा। तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि आवेश का क्वांटीकरण होता क्या है। फिर देखिए आवेश के गुणधर्म की बात करते हैं। आवेश के गुणधर्म, आवेश के गुणधर्म इतना आज कर लेते हैं, आवेश के गुणधर्म फिर आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और इस आवेश के गुणधर्म के बारे में क्या है तो सुने आपने सबसे पहले कहा कि सर आवेश 2 प्रकार के। जी सर, आवेश 2 प्रकार के, एक धनात्मक व आवेश, दूसरा ऋणात्मक, फर्स्ट बात। सेकंड बात हम ये कहें कि समान प्रकृति की जो आवेश होंगे उनके बीच क्या होगा और असमान के बीच क्या होगा। तो मैं बोलूंगी समान प्रकृति के आवेश होंगे, समान प्रकृति के आवेश के आवेशों के बीच कैसा बल लगेगा भैया, प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब समान प्रकृति का मतलब समझ गया, जैसे प्लस प्लस या बोलेंगे माइनस माइनस, इनके बीच हमेशा कैसा फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। अर्थात प्रतिकर्षण का मतलब होता है दूर जाना, इनकी आपस में बनना नहीं। तो इनके समान प्रकृति आवेशों के बीच प्रतिकर्षण फोर्स लगेगा। फिर दूसरी बात करें कि असमान आवेशों के बीच, असमान प्रकृति के आवेशों के बीच, इस आवेशों के बीच आकर्षण बल लगेगा। आकर्षण बल, आकर्षण का मतलब हो गया एक प्लस दूसरा माइनस, या एक ही प्रॉपर्टी बनेगी आपकी, प्लस और माइनस, या माइनस और प्लस बोल दो तो एक ही बात हो जाती। तो ये आवेश होगी। फिर दूसरी बात कि यदि धन आवेश है तो आगे एक शब्द आएगा विद्युत बल रेखा। कैसा आएगा, विद्युत बल रेखा। तो धन आवेश होता है, उसका ये गुण होता है कि वो विद्युत बल रेखाओं को अपने के अंदर से बाहर की ओर जाने देता है। अंदर से कहाँ जाने देता है, बाहर से, यानी आवेश से
बाहर की ओर विद्युत बल रेखाएं गमन करती। विद्युत बल रेखाएं परिभाषा वैसे आगे आएगी कि ये विद्युत मतलब आवेश से संदर्भ हो गया, तो ये विद्युत बल रेखाएं अपने धन आवेश तो उनसे बाहर की ओर गमन करती है। इसी प्रकार से जब ऋण आवेश है तो विद्युत बल रेखाएं इंटर करती यानी अंदर की ओर आने देती है, अनंत से अंदर की ओर, और ये आवेश से अनंत की ओर, आवेश से कहाँ की ओर जा रही, अनंत की ओर जा रही। देखो आवेश से निकली अनंत की ओर गमन करेगी, और ये अनंत से आएगी किधर, अनंत से कहाँ आएगी आपकी, अनंत से आवेश की ओर आएगी, आवेश की ओर आएगी। अनंत से कहाँ आएगी, आवेश की ओर, किसमें, ऋण आवेश में। और धन आवेश में क्या होगा आपके, धन आवेश में, धन आवेश से अनंत की ओर जाएगी विद्युत बल रेखा। फिर इसके बारे में इसका गुणधर्म ही है वैसे क्या कि सबसे पहले ये आवेश राशि कैसी, तो नो डाउट अपन को पता है कि आवेश की कोई प्रकार की दिशा नहीं होती कि आवेश किस दिशा में गमन कर रहा है, या आवेश का कोई एक फिक्स पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। तो दिशा नहीं होगी तो इसका मतलब आवेश से कौन सी राशि में जाएगा, आवेश आपकी अदिश राशि में जाएगा। कौन सी राशि में जाएगा आपका, इस अदिश राशि में आवेश जाएगा। तो इसका मतलब आवेश कौन सी राशि होगी आपकी, अदिश राशि में काउंट होगी। आवेश को कैसी राशि माना गया आपका, अदिश राशि माना गया। इसका मतलब ये किस नियमों की पालना करेगा आवेश, तो याद रखना मैंने पहले ही बता रखा हूं कि आवेश है तो आवेश अदिश राशि होने का मतलब हो गया कि इसके पास दिशा नहीं है। तो याद रखो जो जो राशियां थी अदिश थी वो किस नियम की पालना करती थी, याद है आपको, वो नियम की पालना करती थी बीज गणित, अर्थात जो नॉर्मल जो संख्याएं पालना करती उस नियम की पालना करेगी। सबसे अच्छा नियम और सबसे फैक्ट नियम, और ये आपके बार बार काम आने वाली चीज है क्या कि आवेश किस नियम की पालना करती है, बीज गणितीय नियमों की पालना करती है। तो आवेश एक बीज गणितीय नियमों की पालना करेगी। इसका मतलब आवेश बीज गणितीय नियम की पालना का मतलब हो गया कि ये सदिशों के नियम की पालना नहीं करेगी। इसका मतलब ये होगा कि ये राशि सदिश नहीं। अब बीज गणितीय नियम का मीनिंग क्या है, तो और सुने आप, बीज गणितीय नियम का मीनिंग जैसे मान लो Q1 आवेश है आपके पास, मैं फॉर एग्जांपल मान के चलूं तो मान लीजिए ये आपके पास Q1 आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है, Q2 नेगेटिव चार्ज है, Q3 नेगेटिव है, Q4 पॉजिटिव है, Q5 पॉजिटिव, इनका सभी का योग ये एक ही बॉडी में चार्ज है, तो इस पे कुल आवेश कितना होगा, तो हम कहेंगे, आप कहेंगे सर यदि कुल आवेश ये है तो इस प्रकार से आवेश अंदर है, तो इसमें टोटल जो चार्ज होगा वो हम ये बोलेंगे कि Q नेट सर, आप बोलोगे Q नेट सर ये आएगा कि प्लस Q1 आएगा, माइनस Q2 आएगा, माइनस Q3 आएगा, प्लस Q4 आएगा, प्लस Q5 आएगा। तो क्या हुआ, बीजगणितीय नियम का मतलब हुआ चिन्ह सहित जोड़ेंगे। कैसा जोड़ेंगे, चिन्ह सहित, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव जुड़ेगा, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव के साथ जुड़ेंगे, इस प्रकार से कुल आवेश मिलेगा। इसका मतलब बीजगणितीय नियम किसकी नियम की पालना करता है, सॉरी आवेश किस नियम की पालना करता है, बीजगणितीय नियम। अब आता है निश्चरता का नियम। अब निश्चरता का नियम में क्या है, तो वो सुने, निश्चरता का नियम, ये नियम क्या कहता है बेटा, ये कहता है कि आवेश आपस में कैंसिल करते हैं। कैंसिल आउट करने का मतलब हुआ कि परस्पर वो निरस्त करने का गुण रखते हैं। बहुत अच्छा गुण है, बोर्ड में पूछे जाने वाला गुण है क्या कि आवेश किस नियम की पालना करते हैं, निश्चरता का नियम, अर्थात आवेश एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। कैंसिल आउट का मतलब हम एक बार समझते हैं कि वह कैंसिल आउट का कुछ बच्चों को पता नहीं क्या नियम, तो वो सुने आप, निश्चरता का नियम का मतलब ये हो गया कि आवेश एक दूसरे को परस्पर निरस्त करने का गुण रखते हैं। तो सुने कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने एक का 5 कूलाम है और दूसरा मैंने आपसे आवेश बोल दिया -5 कूलाम, तो एक ही जगह पड़ा तो ये आवेश एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। निरस्त करने का मतलब हो गया प्लस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नेट आवेश कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। इसको निश्चरता का नियम कहेंगे। कैसे कि आवेश कैसी राशि थी, अदिश थी, अदिश होने का मतलब हो गया वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो आज के लिए यही टॉपिक, तो आप ध्यान से सुन लीजिए। यदि आपके कहीं भी कोई प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स से मुझे बता दीजिए, तो मैं उसके दोबारा आपको बता दूंगा। कोई चीज नहीं समझ आई, फर्स्ट है अपना वीडियो फिजिक्स के लिए, तो आप इसमें एक बात को ध्यान रखेंगे
कि जहाँ भी जो भी प्रॉब्लम हो या कुछ बच्चों की ऐसे डिमांड हो कि सर हमें कोई नया टॉपिक शुरू करना है, तो जो आपके नो डाउट जो मन में आए वो टॉपिक बोल देना, चाहे 11th-12th का हो, चाहे बीएससी का हो। जो टॉपिक आपको समझ नहीं आएगा, जितना हो सकेगा मैं आपके लिए टाइम टाइम पे वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो आपको सबसे पहले ये कोरोना की महामारी से बचने के लिए घर से अंदर तो रहना ही, तो साथ साथ में आप ये काम करें, पढ़ाई को नियंत्रण रखें। क्यों आने वाले टाइम में ये होगा कि सभी विद्यार्थी पढ़ाई से दूर चले जाते हैं, तो आपको ये काम करने टाइमली डेली फिजिक्स हो या कोई सब्जेक्ट हो आपका, तो उसमें रेगुलर आप कम से कम 1 घंटा एक सब्जेक्ट को डेली दें। और जो दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या पर्सनली फ़ोन करके बता दीजिए, मैं उस टॉपिक में और अच्छा वीडियो बनाने की आपकी कोशिश करूँगा। थैंक यू।